अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक शो। इलेक्शन हो गए, लग यूँ रहा था कि इलेक्शन हो जाएंगे तो शायद इस्तेहकाम आ जाएगा मौशी तौर पर, सियासी तौर पर और सोशली जो एक अनरेस्ट हम देख रहे हैं पूरे मुल्क में, उसमें इस्तेहकाम आ जाएगा। लेकिन नताइज के बाद पाकिस्तान में मौजूद तमाम सियासी जमातें एक नए मसाइल जन्म लेना शुरू हो गए। इलेक्शन कमीशन की तरफ सबकी नज़रें हो गई। इलेक्शन कमीशन के करवाए जाने वाले 8 फरवरी के इलेक्शन पर सवालात खड़े हो गए, उंगलियां खड़ी हो गई। एक दूसरे के साथ हुकूमत बनाने की मुश्किलात आ गई। कोई किसी के साथ बैठना नहीं चाहता, कोई किसी के साथ बैठना नहीं चाहता। कभी किसी के साथ मजबूरी में बैठने की बातें की जा रही हैं, कभी किसी के साथ मुकम्मल तौर पर ना बैठने की बातें की जा रही हैं। और पुराने हरीफ अब नए हलीफ बनते दिखाई दे रहे हैं। बड़ा कुछ मेरा ख्याल इस मुल्क में हम देख रहे हैं जो हो रहा है। लेकिन चूंकि अब जो चैलेंज है इस मुल्क को दरपेश, जो सर पे खड़ा है, आने वाला नहीं है, सर पे खड़ा है, वो है मौशी चैलेंज। पाकिस्तान में सर्कुलर डेट हो, बैरूनी और अंदरूनी तमाम कर्जा जात हों, और उसके बाद अफरात ज़र की सिचुएशन हो, और महंगाई जो कि मेरे आपके तमाम के लिए एक परेशानी का बायस है, सबसे बड़ा मसला है। कब जाके, कैसे जाके ये महंगाई का पारा नीचे आएगा या रुकेगा कहीं, क्योंकि ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। हफ्तावार बुनियादें, माहाना बुनियादें, सालाना बुनियादें, महंगाई की शरह बढ़ती चली जा रही है। गैस के बिल बाहर होते जा रहे हैं हर इंसान की पहुंच से, और इसी तरह बिजली के बिल। सर्दियों में गैस की परेशानी, बिजली की परेशानी गर्मियों में, और दूसरी तरफ बढ़ता हुआ सर्कुलर डेट जो कि इन्हीं चीज़ों के साथ जुड़ा है। फिर हमारे जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं, पाकिस्तान के जो हवाम है उसके लिए स्किल डेवलपमेंट हो, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो, रीजनल और इंटरनेशनल ट्रेड हो, ये सारी चीज़ें आखिर कैसे मैनेज होंगी अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ इन सारी चीज़ों पर बैठ कर कोई, जिसका वो हमेशा जिक्र करते हैं, मिसाक मईशत करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे तो क्या फ़ायदा, नहीं करते तो क्या नुकसान। हमारे साथ बड़े माहिर लोग मौजूद हैं आज, और डॉक्टर खाकान नजीब साहब का तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, ज्वाइन करते हैं, बड़ा मज़ा आ जाता है, सीखने को मिलता है उनसे मुझे हमेशा, चूँकि उन्होंने बहुत काम किया है, रिसर्च का काम है, प्रोजेक्ट्स पे बहुत काम किया है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। आप शायद तमाम हजरात अब प्रोग्राम से वाकिफ़ भी होते होंगे कि डॉक्टर साहब का काम बिजली या एनर्जी सेक्टर में बहुत ज़्यादा है, और उसके रिफॉर्म्स पर बहुत काम किया, टैक्सेशन पर बड़ा काम किया। इसी तरह डॉक्टर आयमा मेहदी ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर मौशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और दोनों हजरात अपने अपने शोबों में कमांड रखते हैं, गिरफ्त रखते हैं। ज़रा अब जानने की कोशिश करूँगा डॉक्टर साहब, पहला सवाल आपसे मेरा आज का, चूँकि मेरे अपने जहन में, अवाम के जहन में, हुकूमत स्टेबल नहीं होती, बनने में ताख़ीर होती है, या जो हुकूमत बनती है उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती, एहतजाज का सिलसिला हो, अनरेस्ट हो, इलेक्शन के मसाइल हों, क्या ये खुद में बड़े चैलेंजेस हैं, या फिर इन सब को बैठकर उस चैलेंज का सामना करना है जो मौशी सूरत में, एक इफरीत की सूरत में हमारे सामने है? सो अरसलान, आपने बहुत अच्छा एक इंट्रोडक्शन सामने रखा। सो लेट्स बी वेरी क्लियर कि मैंडेट क्या है। मैंडेट एक स्प्लिट मैंडेट है, बट उस स्प्लिट मैंडेट की एक अच्छी बात यह है कि जो भी हुकूमत संभालेगा फेडरल गवर्नमेंट, वही प्रोविंसेस में, चारों प्रोविंसेस में आप देखेंगे तो वही लोग होंगे। सो ऐसा नहीं है कि कोई और पार्टीज वहां हो और फेडरल में अलहदा हो। सो आई थिंक दैट्स एन ओवरऑल पॉजिटिव इन दैट सेंस। बट ऑफ कोर्स स्प्लिट मैंडेट जो है वो बड़े फैसले करने से एक उस तरह की तकवीत नहीं देता, या एटलीस्ट टेल विंड नहीं देता। बट प्रॉब्लम इज कि हमें हर सूरत में हुकूमत फॉर्मिंग जो है अगले 15-20 दिन में इसलिए कर लेनी है, क्योंकि आईएमएफ की जो लास्ट ट्रांच है, वो मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक बोथ लोकल एंड इंटरनेशनल इज अवेटेड कि नई हुकूमत फॉर्म हो, और वो उनसे आकर ये जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है इसके बाकी पैसे जो हैं वो तय करें। पाकिस्तान के लिए आईएमएफ टुडे इज लाइक अ लाइफलाइन, जिसके बगैर जो हमने बैरूनी इस वक्त इनटेक लानी है फ्लोज की, ऑल डेट क्रिएटिंग फ्लोज, वो हम ला नहीं पाएंगे बगैर आईएमएफ के। सो एक ये काम सबसे ज्यादा जरूरी हो गया। ये ट्रांजिटरी स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, ये अप्रैल में खत्म हो जाएगा। आने वाली हुकूमत के लिए जो बहुत बड़ा चैलेंज है, और आपने अब ये नैरेटिव जो है, एंड आई बीन सेइंग दिस फॉर अ व्हाइल नाउ, कि पाकिस्तान को आईएमएफ के बगैर चलाना जो है वो कोई अक्लमंदी नहीं है। सो आई एम ग्लैड कि इवन जो ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने ये बड़ी कैटेगोरिकली कहा है कि आईएमएफ के प्रोग्राम में पाकिस्तान को जाना चाहिए, हमें इस पर कोई दो आरा नहीं होनी चाहिए।
द डीपर फैक्ट इज कि क्या वो प्रोग्राम होम ग्रोन होगा, क्या वो प्रोग्राम हमारे पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स जो है उसको वेट करेंगे, या वो प्रोग्राम अगेन IMF लेड होगा। और अगर ऐसा होगा तो वो फिर पाकिस्तान की उन मामलात के लिए मुश्किल होगा जिनको हम बड़े अरसे से तय करना चाह रहे हैं, एनर्जी, FPR, ग्रोथ, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, इन सब को मजमूई तौर पे देखें, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। सो अगर हमने ये सब काम, ये दोनों काम ही करने हैं पहले, जो अगले 1-1.5 माह में होने वाले हैं, तो पॉलिटिकल सर्टेनिटी विद अ सॉलिड टीम हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं सॉलिड टीम कहता हूं तो मैं बार बार ये बात कहता हूं कि एक पॉलिटिकल टीम होती है, उसको उसके साथ अपनी एक प्रोफेशनल टीम लानी चाहिए, और फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी होती है जिसका अपना काम इन चीजों को इंप्लीमेंट करना है। बट जो असल थिंकिंग है वो तो आनी है किसी भी प्रोफेशनल सेटअप से। क्यों नहीं आ रही? तो आपने ये सारा कुछ आउटसोर्स किया हुआ है पाकिस्तान से। आज भी जो थिंकिंग है पाकिस्तान की, और मैं बड़ी कैटेगोरिकली ये कहता हूं, वो आपने मल्टीलैटरल्स को आउटसोर्स की हुई है। तो हम जहां खड़े हैं उसके जितने जिम्मेदार हम खुद हैं, ऑफ कोर्स इसकी जिम्मेदारी जो है उन पार्टनर्स को भी लेनी पड़ेगी जो 20-25 साल से इस चीज में इन्वॉल्व हैं। और एनर्जी सेक्टर का आपने जिक्र किया। इसके बाद अगर आपने आगे पढ़ना है तो आपको एक बजट देना है। अरसलान, जस्ट इमेजिन कीजिए कि यू टेक गवर्नमेंट इन मार्च एंड इन जून यू हैव टू गिव अ बजट, यस, जबकि इन्फ्लेशन 25% पे हो, पावर्टी 39% पे हो, और बजट का खसारा पिछले साल 7-7.5% यानी कि 8,000 अरब लेके आ रहे हो, और 2-2.5% SOEs का खसारा आ रहा हो। बड़ा जस्ट ज़बरदस्त। इमेजिन द आपने अमाउंट सर, ऑफ वर्क। अच्छा एक चीज़ बताएं डॉक्टर साहब, जो आप बात कर रहे हैं, मैं ज़रा मैं आयमा से भी ये पूछता हूँ आपसे। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, ये मेरा ख्याल है अब ये पॉइंट पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बात करने की। मैम आयमा, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, टेक्नोक्रेसी शुड वर्क टुगेदर, आप समझती हैं? और दूसरा 12 अप्रैल 2024 को जो ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट $3 अरब का है, ये अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। इसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट? आई थिंक द पॉइंट डॉक्टर है कि ऑल पार्टीज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनका काम तो ये है कि वो अपने लोगों की, आवाम की राय लें और उस हिसाब से चले, उनकी बात को कन्वे करें आगे स्पेशलिस्ट के पास। और जो स्पेशलिस्ट होती है, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, वो देखती है कि इनकी जो राय है, जो लोगों के कंसर्न्स हैं, उनको पॉलिसीज में करना है, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग, उनकी फाइनेंसिंग, हर चीज के साथ। पाकिस्तान में हमें देखा है एक मसला ये बहुत है, जो पॉलिटिशियंस है, पॉलिटिकल पार्टीज है वो, और जो इकोनॉमिक फ्रंट है या जो ब्यूरोक्रेसी फ्रंट है या जो शोबे है में काम करना है, उनका मोटो हमेशा अलग होता है। अक्सर उनके बीच में एक वॉर सी होती है, एक बात की है दूसरे ने दूसरी की है, कोई एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, सिंक्रोनाइज नहीं है। तो दिस इज अ वेरी बिग इशू। जैसे कि यहाँ पे मैं एनर्जी से काम करती हूँ, इवन के ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन द प्रॉब्लम इधर भी यही है कि एनर्जी प्राइसेस को, प्राइसेस और प्राइसेस दोनों को रिजॉल्व करना है, क्योंकि जब तक आपके पास सोर्स नहीं इलेक्ट्रिसिटी और गैस का, आप को लेकर आगे चल ही नहीं। ठीक है, इन सारी के लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड टीम होती है जो अपने फन या हुनर, वो महारत रखते हो और उनको पता हो कि लोगों के इन कंसर्न्स को कैसे एड्रेस करना है। एट द सेम पूरी ब्यूरोक्रेटिक और लिंक करें, और पॉलिटिशियंस का काम तो ये चलाएं, वो देखें कि आवाम की क्या जरूरत है, बातों को सुने, कंसर्न्स को सुने। और अगर पॉलिटिक्स हो भी जाती है तो इकोनॉमिक पॉलिसी है कंट्री की, जो जनरल एग्रीकल्चर पॉलिसी, वो चेंज नहीं थोड़ा बहुत ठीक है, कुछ पार्टी ज्यादा राइट, कुछ लेफ्ट विंग होती है, कुछ लेबर की तरफ होती है, तो बिजनेस ओवरऑल एक कंट्री अगले 5 साल 10 साल, हाँ हमारी जब भी डॉक्टर साहब मैं माजरत के साथ आपकी मैं इस पे ना ज़रा डिटेल लेता हूँ। मैं चाहूँगा कि दोबारा ज़रा कांटेक्ट कर लें डॉक्टर साहब से। जब तक मैं ज़रा खाकान नजीब साहब से इस पर बात कर लेता हूँ। थोड़ी सी आवाज़ ब्रेक हो रही थी डॉक्टर साहब, आपकी दोबारा कांटेक्ट कर रहे हैं आपके साथ। खाकान साहब, आप वाली बात को ही सेकंड किया डॉक्टर आयमा ने भी, लेकिन मैं आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है कि डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी और आपकी टेक्नोक्रेसी, इनको एक साथ काम करना होगा, वरना अब वो हालात नहीं है कि सारे एक दूसरे की लेग पुलिंग करें और आगे बढ़े। क्या ये तीन जो कंपोनेंट्स हैं ये एक साथ काम कर सकते हैं पाकिस्तान में? आपने तो काम किया हुआ है ना गवर्नमेंट्स के साथ, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ।
चलिए मैं एक मिसाल देता हूँ। हम जब 2013 की मिसाल देता हूँ, हम पाकिस्तान के 20 प्रोग्राम आईएमएफ के इनकम्प्लीट छोड़े आ रहे थे। तो उस वक्त जब ये हुकूमत आई और ये गुफ्तगू शुनीद हुई, मैंने तब भी टेबल पे बड़ी क्लियर ये ओपिनियन रखी थी कि पाकिस्तान को फौरी तौर पे आईएमएफ के प्रोग्राम में चले जाना चाहिए। हम 1 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान को आईएमएफ के प्रोग्राम में ले गए। हमारे रिजर्व्स आई थिंक जब हमने प्रोग्राम एंड किया $24 अरब थे। आई थिंक वो एक टाइम था जिसमें डेमोक्रेसी, जिसमें पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और टेक्नोक्रेसी, जिसका मैं पार्ट था, हमने एक जैसे कहेंगे बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड मैनर में आईएमएफ का प्रोग्राम रन किया। उस प्रोग्राम को जब मैं रन कर रहा था और उस कोर टीम के साथ, तो हमने हर एरिया में सेक्टर जो स्पेशलिस्ट थे उनको विद इन दी ब्यूरोक्रेसी आइडेंटिफाई किया, वरना बाहर से उनको लाए। कई एरियाज में मुझे याद है कि पावर के एक साहब थे, उनको हम नेस्ट पार्क से लाए। इसी तरह हम एक गैस कंपनी से गैस सेक्टर में एक साहब को लाए। इसी तरह प्राइवेटाइजेशन कमीशन में एक कंसल्टेंट को यूज किया। ये जो सारे थे ये प्रोफेशनल इनपुट देते थे। उसको अमली जामा जो थी ऑफ कोर्स हमारी ब्यूरोक्रेसी पहुंचाती थी। फाइल पे नोटिंग कैसे बननी है, उसकी अप्रूवल अप्रोप्रिएट जगहों से कैसे आनी है, ये इतना सिंक्रोनाइज्ड मैकेनिज्म में काम चल रहा था। अच्छा, दैट्स हाउ वी फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ कंप्लीटेड एन आईएमएफ प्रोग्राम। अब आप इसको समझिए कि मैं उस फाइल पे अमली जामा शायद उस तरह नहीं पहना पाऊंगा जो ब्यूरोक्रेसी उसको पहनाएगी। मैंने हमेशा कहा है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग क्रिटिकल ऑफ बीइंग यू एंड मी काइंड ऑफ गेम, यू एंड आई हैव टू वर्क टुगेदर टू अकम्प्लिश दिस। तो मैं अगर कोई सर्कुलर डेट प्लान, ये जो अभी हो रहा है, ये मुझे याद है मेरे दफ्तर में लिखा जाता था। फिर उसको जब हम कर देते थे पूरा, फिर मैं एक उसको अपनी ब्यूरोक्रेसी के साथ मूव करते थे हम। फिर उसकी ईसीसी से, कैबिनेट से अप्रूवल्स होती थी और उसको फिर डिसेमिनेट किया जाता था। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। दिस इज पाकिस्तान's future. The bureaucracy also has to give this space to technocracy, but technocracy also has to realize the importance, the worth and the administrative experience that the bureaucracy brings. But जो सबसे ऊपर काम है वो तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट का है ना, कि उन्होंने इन दोनों को जेल करने में वो कवर फराहम करना है, जिसमें आई ऑल्सो फील कंफर्टेबल वर्किंग विद द फेडरल सेक्रेटरीज एंड दे ऑल्सो फील कंफर्टेबल वर्किंग विद मी। देन यू कैन रियली पुट दैट प्रोग्राम टू द आईएमएफ एंड से कि सर हियर्स आवर होम ग्रोन प्लान, यू टेल अस कि आप इंडिकेटिव टारगेट इसमें और क्या ऐड करना चाहते हैं। देन यू मेक दैट गिव एंड टेक। That is where you protect your poor. That is where you say, I will sell the 2 discos. I will get rid of the 2 gencos. I will do the tariff reform. I will make the tariff very, very targeted subsidy to the poor. यार ये सारा काम करेंगे पाकिस्तान अरसलान, रियली मतलब कभी तो मुझे अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी आपसे बात करता हूँ ना तो मुझे बड़ी ये हिम्मत आती है। मैं सोचता था शायद कोई है नहीं, हमारे जितने मसाइल हैं उसका कोई हल नहीं है, लेकिन आपसे बात करता हूँ ना तो आप मसाइल का हल देते हैं। मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि जब डिस्कशन हो आपके साथ तो ज़रा डेप्थ में हो जाए, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि कोई मसला ऐसा नहीं होता जिसका कोई हल नहीं होता। ये बात तो बिल्कुल क्लियर और तय है। दुनिया में उन इकॉनमीज़ ने दोबारा अपने पाँव पे खड़ा होकर बूम हासिल किया है जो रप्चर हो चुकी थी, तबाह हो चुकी थी। सर ये बताएं, इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं हमें रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है या री इंजीनियरिंग की ज़रूरत है? यार हमें री इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, बिकॉज रीस्ट्रक्चरिंग से बात थोड़ी सी आगे चली गई है। बहुत अच्छा लफ्ज आपने यूज किया। देखिए ना, री इंजीनियरिंग से मतलब क्या है? एनर्जी सेक्टर को ले लें, इसको री इंजीनियर, रीस्ट्रक्चर तो मतलब है कि मैं डिस्कोस में नए बोर्ड लगा दूं। मैंने बड़े बोर्ड लगाए हैं यार। आई वाज द वन हु यूज्ड टू से कि यार प्राइवेट सेक्टर बोर्ड लाओ, प्राइवेट सेक्टर सीईओज लगाओ। पर बात यह है कि जब तक मेरे अपने रुपए ना लगे हों तो आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल टू गेट बॉदर्ड। जो मेरी अपनी कंपनी हो, मेरा अपना अस्पताल हो, मेरा अपना घर हो, आई वरी बिकॉज मेरा अपना रुपया लगा हुआ है उसमें। सो री इंजीनियर इस तरह करने की जरूरत है कि जो तंजीमी ढांचा है एनर्जी सेक्टर का, अगर मैं उसको तब्दील करने की बात कर रहा हूं तो फिर तो ये री इंजीनियरिंग हुई, ये रीस्ट्रक्चरिंग ना हुई। उसका मतलब क्या है? आई वांट अ मार्केट टू वर्क। जैसे टेलीकॉम की मार्केट है, आप जोंग के जाएं, मोबाइल लिंक के जाएं, जैज लेना चाहें, पीटीसीएल जाएं, जहां मर्जी जाएं आप, आपकी मर्जी है। पर आप ये लेस्को के साथ नहीं कर सकते, आईएसको के साथ मैं इस्लामाबाद में ये काम नहीं कर सकता, मुझे आईएसको। सो मार्केट क्रिएट करनी है, ये री इंजीनियरिंग है, ये रीस्ट्रक्चरिंग नहीं है। फिर इसी तरह मुझे री इंजीनियर करना है कि मेरे जो डेट आईपीपीस के साथ हैं उसको फाइनेंशियल टीम लाएं। अब देखो ना, व्हाई डू आई से टेक्नोक्रेसी बिकम्स इंपॉर्टेंट। अगर आप मुझे कहेंगे ना कि डॉक्टर साहब ये जरा डेट रीप्रोफाइलिंग आईपीपीस की तो कर लें, मैं आपको कहूंगा कि देखो, आई एम एन इकोनॉमिस्ट, आई मे हैव अ डिग्री इन कॉर्पोरेट फाइनेंस, बट मैं ये काम इतना नहीं करता रहा। लेट मी कंसल्ट द पीपल हु अंडरस्टैंड कि कंपनी डेट्स को कैसे रीप्रोफाइल करना होता है। ब्रिंग देम ऑन द टेबल।
उनको पैसे दें, उन्हें कहें ये आप हमें बना के दें, हम फिर निगोशिएट करेंगे जाके चाइनीज के साथ कि आईपीपी के जो डेट्स हैं उनको क्या करना है। इसी तरह जो हमारी सब्सिडी का रिफॉर्म है, जो सब्सिडी है यार, अब री इंजीनियरिंग ये है कि सारे लोगों को जो कॉस्ट ऑफ रिकवरी है वो होगी बिजली की, बट मेरे पास 10 मिलियन हाउस होल्ड्स का डेटा है, हमने ही टेबल पे बैठ के ये डेटा बनाने के लिए इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एंड हियर इज वेयर आई गिव क्रेडिट टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैडम ने भी ज्वाइन इसका किया है, आपने जो बात की है ना, मैं इस पे ज़रा डिटेल, अभी डिस्कशन हमारे पास इतना टाइम होगा आज इंशाल्लाह कि हम इस पे थोड़ी डिटेल डिस्कशन करें। मैम आयमा, अगर मैं आपसे यही चीज़ जिस तरफ से डॉक्टर साहब से डिस्कस हो रही है, उन्होंने कहा जी रीस्ट्रक्चरिंग से अब बात बहुत आगे चली गई है, हमें अब री इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, प्रॉपर पाकिस्तान के इकनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम पर जो कुछ हम चाहते हैं, यानी आप समझ लें कि पूरे का पूरा निज़ाम पलट दें और वो निज़ाम राइज कर दें जो इस वक्त ज़रूरत के मुताबिक है। जी बिल्कुल, अगर हम री इंजीनियरिंग करें तो हम देख सकते हैं और हमें ये पता चलेगा कि नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में हमें क्या मिला है, और इसमें कोई शुबा नहीं है कि रीफॉर्म करने से अब हमें कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि जो हमारी बुनियाद है, जो हमारी फाउंडेशन है, वो ही सही नहीं है और वो अप टू डेट नहीं है। हमें कंसल्टेंट्स और हमें स्पेशलिस्ट, बिल्कुल जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, वो चाहिए जो कि अपनी स्पेशलाइज बनाए, लेकिन आगे से हमारे पास जो ब्यूरोक्रेसी और वो पॉलिटिकल सिस्टम भी होना चाहिए जो इसको इम्प्लीमेंट करे और बिल्कुल सही तरह से इम्प्लीमेंट करे। इस तरह इस निज़ाम को बदलने के लिए, फॉर एग्जांपल जो भी हमारे पास निज़ाम है उसमें हमारे पास कितना थेफ्ट है, गैस का थेफ्ट है, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई नहीं है। इन सारे इश्यूज को हम आगे रखें, हम अपनी स्मार्ट मीटरिंग करें, हम अपने सोर्सेज ऑफ जो एनर्जी है उसको हम चेंज करें, तो हम बिल्कुल ये कर सकते हैं। और री इंजीनियरिंग के लिए हमें, जो हमारी अगली गवर्नमेंट आए, मुझे तो लगता है कि उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि एनर्जी का जो सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई है, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल इशू फॉर पाकिस्तान राइट नाउ। अगर आप देखें जिस तरह गैस की प्राइसेस बढ़ी हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए गैस कितनी महंगी हो चुकी है, इन्फ्लेशन हमारी कहाँ से कहाँ जा रही है, तो ये सारा इनपुट तो बेसिकली एनर्जी क्राइसिस की वजह से हो रहा है, और एनर्जी प्राइसेस की वजह से भी हो रहा है, और हमारा जो सर्कुलर डेट है वो भी इन्हीं के अंदर जा रहा है। तो इतना बर्डन अच्छा जो बढ़ते डॉक्टर रहा आयमा, है। अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं, हमारे यहाँ जी प्रॉब्लम ये हो रही है लोगों के लिए, आम फहम आदमी के लिए समझना मुश्किल हो गया, हमारे पास एनर्जी क्राइसिस भी नहीं है, ये भी एक बात है। हमारा एनर्जी क्राइसिस वैसा नहीं है जैसा मुख्तलिफ ममालिक को फेस करना पड़ रहा है, भारत में तो गैस है ही नहीं, हमारा एनर्जी क्राइसिस नहीं है। हमारी क्या प्रॉब्लम है कि हम एनर्जी प्राइसेस को मेंटेन नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारी मिसमैनेजमेंट है, हमारे पास सप्लाई नो डाउट है, लेकिन अगर हम वो सप्लाई उस हिसाब से करें, और जो आईएमएफ ने हमारे ऊपर एक वो अपना कर्जा वापस लेने के जो लगाया हुआ है, एक टैक्स एक लगाया हुआ है, उस हिसाब से अगर हम चलें तो हम आम आवाम को कितने बड़े बड़े हम हैं बिल्स देंगे, लोग वो पूरे कर सकते हैं। इसलिए हम और दूसरी मसला हमारे पास ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें ब्रेक डाउन इतना ज्यादा है कि, और एनर्जी लॉस और एनर्जी थेफ्ट इतना ज्यादा है कि हम अपने प्रॉपर डिमांड और सप्लाई को हम मेंटेन नहीं कर सकते। और हम हमारे पास अब जैसे अगर हम गैस के रिजर्व्स हैं तो उनको हम निकालें, उनको हम सप्लाई करें, तो हम क्यों नहीं करते? हमारी ईरान की पाइपलाइन क्यों नहीं? क्योंकि हमारे सिस्टम में इतना मिसमैनेजमेंट है और मिसकंडक्ट भी है। और वही बात है, जब हम अपने पैसे नहीं लगे हुए, बाहर के लोग आके हमें समझा रहे हैं ये करो, हमारा अपना रुपया तो नहीं लगा हुआ ना, तो हम हमारा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, हमारा स्टेक नहीं है। जब तक हम उसके अंदर अपने खुद की स्टेक होल्डर्स नहीं बनेंगे, या हमारा कोई एम और विजन नहीं होगा, तो हम कहीं नहीं पहुंच सकते। हम उसी सर्कुलर डेट ने हमारी कंट्री को सर्कल ही बना दिया है कि आज हमारे पास 25 बिलियन जो है डॉलर्स का हमारा इतना कर्जा है। इट्स 3 times द साइज ऑफ आवर रिजर्व्स। रिजर्व्स हमारे पास नहीं, वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ गेटिंग डिफॉल्ट अगेन। अभी हम 2 हफ्ते बाद ये प्रोग्राम कर रहे होंगे कि हम डिफॉल्ट होंगे या नहीं, फिर पूरा मुल्क उसमें पड़ जाएगा। वहां हमारी गवर्नमेंट नहीं बन रही, वी डोंट हैव एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स जो है, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट। इन्फ्लेशन हमारी साउथ एशिया में सबसे हाईएस्ट इस वक्त जा रही है। तो हम उसी गोल उन बातों को कर रहे हैं और उन्हीं प्रॉब्लम्स में जा रहे हैं। वी नॉट लुकिंग टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन, एंड री-इंजीनियरिंग इज समथिंग दैट वी रियली नीड, और बहुत अर्जेंट तौर पे हमें चाहिए। वेरी और वेल हमारे सेड, पास वेरी वेल सेड। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, दोनों साथ हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों हमारे मौसियात मौजूद हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अब जरा ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं इस पर लाजमी बात करूंगा कि ये जो इन्फ्लेशन है, कहने को बड़ी आसान बात है जी, महंगाई है, क्या महंगाई को कंट्रोल करने का कोई फार्मूला है? क्योंकि जब ये मॉनेटरी पॉलिसी के तहत बढ़ता चला गया इंटरेस्ट रेट, तो हमें ये बताया गया था कि ये इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ रहा है कि महंगाई कंट्रोल हो। हुआ तो ऐसा कुछ नहीं। क्यों नहीं हुआ? डॉलर की कीमत से
इस वक्त लोकल मंडी का क्या ताल्लुक है, ये भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर आयमा मेहदी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर खाकान साहब, आम आदमी हमसे अक्सर ये पूछ रहा होता है, यार ये देखिए ना, आप कहते थे कि ये जो बढ़ रही है इंटरेस्ट रेट वाला मामला, तो इससे तो कंट्रोल हो जाएगी आपकी इन्फ्लेशन, महंगाई। हुआ तो ऐसा कुछ नहीं। डॉलर से हमारी लोकल मंडी का क्या, लोगों के समझने के लिए, चूंकि लोगों को बहुत सारी चीज़ों का शायद ओपन अंडरस्टैंडिंग ना हो, लेकिन अब तो काफ़ी हो गई है वैसे अवेयरनेस आ गई, फिर भी लोग ये कहते हैं डॉलर डॉलर है, हमारे रुपया तो गिर रहा है ना, हमारा रुपया कौन गिरा रहा है? सो अरसलान, हम ये कोशिश करते हैं और आने वाली हुकूमत के लिए भी, क्योंकि ऑब्वियसली सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो कोई इकोनॉमिस्ट या अकाउंटेंट्स या स्पेशलिस्ट नहीं होते, उनके लिए भी कि आखिर महंगाई को ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस लो सिंगल डिजिट्स में रखना, यानी कि 5 से 7% पाकिस्तान के केस में रखने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए। देखिए, अभी जो हमने शॉर्ट रन में किया है पिछले 12 से 14 माह में, हमने अपना मॉनेटरी पॉलिसी की टाइटनिंग की। इससे मतलब ये है, जो आपने कहा कि इंटरेस्ट रेट हमने बढ़ा दिया। इंटरेस्ट रेट जब हमने बढ़ा दिया तो जो प्राइवेट सेक्टर की डिमांड थी, जैसे हमने सोचा, वो नीचे आ गई। आपने भी गाड़ियां कम खरीदना शुरू की, पाकिस्तान में सीमेंट कम बिकना शुरू हुआ, पाकिस्तान की नई मैन्युफैक्चरिंग कम लगना शुरू हुई। सो हमने डिमांड ऑफ द प्राइवेट सेक्टर को कम किया, ताकि जो डिमांड कम होगी तो जो सप्लाई है वो उसकी वजह से कीमतें बढ़े ना, क्योंकि सप्लाई उतनी ही लेट से रहती है। अब नंबर 2 बात यह है कि ये काम तो कर पाए, पर जो दूसरा काम था वो हम नहीं कर पाए। सो वो आने वाली हुकूमत ने करना है। पाकिस्तान ने पिछले 6 माह में 4000 अरब रुपया नया गवर्नमेंट डेट बोरो करके डेफिसिट फाइनेंसिंग की है। इसका मतलब ये है कि आप हुकूमत हैं, आप मेरे पास आए, मैं बैंक हूं, हमने स्टेट बैंक से नए नोट छापे और आपको दिए, और आपने उस नोटों से उतनी ही सप्लाई को चेज किया। तो चूंकि सप्लाई उतनी ही रही पर आपकी डिमांड बढ़ी हुई आ रही है, इसलिए आपको इन्फ्लेशन दिखाई दे रही है। नंबर 3 ये बात है, एडमिनिस्टर्ड एनर्जी प्राइसेस सरकार के पास हैं, वहां हम कंपटीशन नहीं आने देते, एफिशिएंसीज नहीं आने देते। तो जो तीसरा काम सरकार को अब करना है, यानी कि बजट के खसारे को संभालने की बात, वो ये है कि एडमिनिस्टर्ड एनर्जी की कीमतों को जब तक नीचे नहीं लाएंगे और वो सालाना की बुनियाद पर इस तरह बढ़ती चली जाएंगी, पूरे सेक्टर गैस, पेट्रोलियम एंड पावर को री इंजीनियर नहीं करेंगे, तो सर ये मेरा जो ख्याल है महंगाई फूड यहां से सेक्टर आ को रही भी है, करें, फूड सेक्टर को मैं भी आ रहा करें। हूं। मुझे आने ये तीसरी चीज करनी है। अब चौथी महंगाई जो है वो आ रही है आपकी सप्लाई साइड की। वो ऐसे आ रही है, आप 1/3 या 50% पैदावारी सलाहियत में हैं अपनी 5 मेजर स्टेपल क्रॉप्स में, जब मैं उनको दुनिया से उनका मुवाजना करता हूं। कई जगह तो आप 20-25% की यील्ड पे है कंपेयर टू द वर्ल्ड्स बेस्ट। सो आपको अपनी पैदावारी फूड की सलाहियत बढ़ानी है, ताकि आप वीट इंपोर्ट ना कर रहे हो, दालें इंपोर्ट ना कर रहे हो। 10 से 11 अरब डॉलर का इंपोर्ट बिल फूड एंड एग्रीकल्चर का है, उसको भी तोड़ेंगे आप। और साथ साथ जब फरावानी होगी और आपकी डिपेंडेंस कम होगी, तो फिर ये जो महंगाई फूड की आ रही है ये संभलना शुरू होगी। और चौथी चीज जो आप डॉलर का जिक्र कर रहे थे, वो ये है कि ओवरऑल जब पैदावारी सलाहियत एक्सपोर्ट की बेहतर होगी तो डॉलर ज्यादा आएंगे। ये बिल्कुल सादा गुफ्तगू है, जितना डॉलर आएगा उतना रुपया बेहतर होगा। जितना रुपया बेहतर होगा, आपकी इंपोर्टेड कॉस्ट ऑफ एनर्जी, इंपोर्टेड कॉस्ट ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स वो कम होगी। तो अच्छा वहां डॉक्टर से साहब, भी अगर मैं आपकी इजाज़त से ये पूछ लूँ, दोनों हजरात के होते हुए, आप दो माहिर हजरात हैं, हम तो स्टूडेंट हैं इस चीज़ के, इसका मतलब ये हुआ कि जितना डॉलर आएगा रिजर्व्स बढ़ेंगे। रिजर्व से मुराद ये है कि जिस करेंसी में लेन देन होती है मुल्कों की, अगर वो आपके पास पड़े हो तो आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, यही बात है? एब्सोल्युटली, इसमें कोई दो आरा नहीं है। इन दी एंड आपके रुपए की कदर सिर्फ एक चीज से डिटरमिन होती है, पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत टू एक्सपोर्ट एंड अर्न डॉलर्स, या रेमिटेंसेस टू अर्न डॉलर्स, डिटरमिन कि आपका डॉलर इनफ्लो सप्लाई कितना आएगा। और आपकी डिमांड कम हो जाएगी इसलिए कि आप बहुत
इंडिजिनसली अगर ग्रो करेंगे, इंडिजिनसली से मतलब है कि पानी और हवा से बनाएंगे बिजली, सो इम्पोर्टेड चीजों पे कम रसाई करेंगे। सर कोल भी आप तो था, आपने कोल भी लोकल जाया कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग क्या बेहतर मामला है करेंगे। डॉक्टर साहब? आपने तो इस पे काम किया, फिर मैं डॉक्टर आयमा के पास भी जाता हूँ। कोल का क्या किया हमने? कोल एनर्जी क्या थर मामला है? कोल, जी बिल्कुल सही बात है, थर कोल पे सारे प्लांट्स को शिफ्ट कर दीजिए फौरी तौर पे, इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती। मतलब एब्सोल्युटली अगले 5 साल उस पे चले जाइए, जब तक कि आप इंडिजिनस हवा, हम्म। सूरज और जो पानी। तीसरी बिजली है आपकी समुंदर पानी की बिजली पे नहीं जाते, आप इस पे बिल्कुल चले जाइए। अब बात यह है कि यही री इंजीनियरिंग है सारी, चूंकि एलएनजी महंगी है, कोल इज योर 5 ईयर बेट। फिर इन्वायरमेंट की वजह से आपको दूसरे चीजों पे मूव करना पड़ेगा, जब तक कर चुके होंगे मूव, देन दैट्स फाइन। सो ओके, ये यानी हम अपने इन्वायरमेंट को भी देख सकते हैं, कोल का यूटिलाइज भी कर सकते हैं, और जितना टाइम है उसमें कोल का यूज़ करके। डॉक्टर आयमा, ये चीज़ अगर मैं आपसे, ये जो हमारे यहाँ डॉलर रुपए की गेम चल रही है, अफराते ज़र, यानी हम इसमें फंस के रह गए हैं। हमें ये समझ नहीं आता कभी कि सोना ज़्यादा हो गया मुल्क में या फिर पैसा ज़्यादा हो गया मुल्क में। इतने ज़्यादा नोट छप रहे होते हैं कि अब 5,000 के नोट की तो वैल्यू ही कोई नहीं रही। आपकी बात बिल्कुल ठीक। और मतलब कॉमन बात है कि बड़ी इकोनॉमी ही वीक होगी। पाकिस्तान के साथ हमारे पास रिजर्व्स हमारे पास क्यों नहीं? आई थिंक 20 को पता है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स इतनी ज्यादा है ना, अपने खाने की ना हमारी इंडस्ट्री को कोई फरोग मिल रहा है कि वो हम इतना कुछ प्रोड्यूस करें जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, हमारी इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह से हिट हुई है। इवन जब पिछले साल लगा भी था तो जो इनपुट्स थे उनके, इंडस्ट्री के इनपुट्स थे, रॉ मटेरियल्स थे, उस पर इतना बैन, हमारी इंडस्ट्री है बहुत बुरे से हिट हुई है। जब तक आपके पास एक्सपोर्ट्स एनर्जी सेक्टर में वही बात है, खुद को फील नहीं होंगे आप एक एट द राइट पॉइंट नहीं होंगे, तो बिल्कुल ठीक। अच्छा थ्राइव डॉक्टर नहीं। आयमा, अगर मैं इसमें एडअप करूं, आपसे पूछूं, आपकी बात जो बिल्कुल ठीक, डॉक्टर खाकान ने तो बिल्कुल सही ये बात कर दी कि एनर्जी सेक्टर का मसला हमारी इंडस्ट्री से इसलिए भी जुड़ा है कि देखें, आपकी एनर्जी प्राइसेस हाई होंगी तो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं आप बना सकते। कोई कमोडिटी ऐसी नहीं हो सकती जो इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए आप तैयार करें, और दूसरी तरफ दुनिया भर में वो ममालिक खड़े हैं जो जिस कीमत पे आप देंगे उस कीमत पे वो 4 चीज़ें दे देंगे, फिर हम नई मंडियां भी तलाश नहीं करते। हम अब देखिए, जो ग्लोबल मार्केट है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है। हमें पता है मुल्क दुनिया में कितने मुल्क है, क्या डिमांड है। हमने खुद फाइंड आउट करना है कि हम कहाँ जाके फिट होते हैं, हमारे पास क्या ताकत है, आ सकते हैं, हम क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अपने हम साथ की इकोनॉमी देखिए, कुछ स्पेशलाइज चीजें नहीं बना रहे। बांग्लादेश है, हमें कपड़ा बना रहे हैं। पाकिस्तान की कॉटन इंडस्ट्री कितनी अच्छी थी, वो वहां से क्रोएशिया, इजिप्ट, बांग्लादेश, तो 90 से जो हमारी इकोनॉमी और हमारी गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बना रही है, जिसमें बार बार हमारे इंडस्ट्रियल को हिट किया जा रहा है, या अगर कोई एक पार्टी आती है जो इंडस्ट्रियलिस्ट को फरोग देती है, वहां से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। हम कोई नई उस तरह से नहीं ढूंढ सकते, मार्केट अनलिमिटेड। हम अपने टैलेंट को बढ़ा सकते हैं, अगर हम अपने लिए कोई आईटी या जवान सिलिकॉन वैली टाइप या कुछ ऐसा बना देते, तो भी हमारा कोई विजन होता है कि हम क्या एक्सपोर्ट करें, हमारा क्या टैलेंट है, हम क्या एक्सपोर्ट करें। हमारे ज्यादातर जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनका ये होता है कि हम पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं, ठीक है। अब हम किस चीज में खुद, हम एनर्जी मार्केट में खुद कफील नहीं है। हमारे पास इतनी विंड है, जो मैं कई दफा एनर्जी एक्सपर्ट्स जो पाकिस्तान में है, मैं इनके साथ राब्ते में होती, कई दफा पूछती हूँ हमारे पास विंड पावर क्यों नहीं है। हम विंड फार्म लगाएं, हम सोलर फार्म लगाएं, इतना सिस्टम को टाइट किया हुआ है। कोई भी पॉलिसी, कोई भी चीज मुश्किल है, जैसे ही गवर्नमेंट की रिजीम चेंज होगी, अनसर्टेनिटी आएगी, तो उन चीजों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है जो बिल्कुल शुरू में डॉक्टर साहब ने मेंशन किया था कि इकोनॉमिस्ट जो है, जो स्पेशलिस्ट है, सबको इकट्ठे, ब्यूरोक्रेट्स को इकट्ठे चलना पड़ेगा ताकि हमारा एक विजन हो। हम मार्केट्स नई तलाश कर सकते हैं। उन्हीं मार्केट्स में हमने देखना है कि वेयर वी प्लग आवरसेल्फ, को हम जाके हिट करें और अपने आप को वहां मनवाएं, और हम कंपैटिटिवली हम हर चीज कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि हमारे पास गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो सपोर्ट नहीं करती हमारे एक्सपोर्ट्स को, जहाँ से हमारे रिजर्व बने, और जब हमारे रिजर्व बनेंगे तो ही हम वहां से कहीं आगे निकल सकते हैं। एक्सपोर्ट्स डॉक्टर के लिए आयमा, एक और हमारी आप पॉलिसीज़ की बात कर रही हैं, पॉलिसीज़ का ही तो फुकदान है। पिछली गवर्नमेंट जो कि पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उसमें 22-23 माह तो ट्रेड पॉलिसी नहीं आई थी। हालांकि हम तो समझते थे बड़ी ज़बरदस्त मामला हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, लेकिन 22-23 माह तो हमारे पास ट्रेड पॉलिसी ही नहीं थी। आप बिल्कुल
बिल्कुल ठीक है, ट्रेड पॉलिसी नहीं थी और जैसे जब वो गवर्नमेंट भी आई थी, जिस तरह वो बोल रहे थे हम ये करेंगे तो एक्सपोर्ट्स का इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे और एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएंगे, ये बहुत बहुत किताबी नॉलेज है। जब इसको हम अप्लाई करते हैं, हम यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, एक तो एक लंबा विजिट होना चाहिए, दूसरा एक प्लानिंग होनी चाहिए। आप खुद सोचें कि अगर आप घर से निकल रहे हैं, आपको ये कि आप जा कहाँ रहे हैं, तो आप कहाँ जाएंगे? दैट्स द प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। बहुत अच्छा, ये पॉइंट अच्छा है। मैं चूंकि लास्ट टाइम होगा तो मैं डॉक्टर खाकान साहब शॉर्ट साहब से जवाब, हमें किताबी नॉलेज से निकल के प्रैक्टिकल पे काम करना चाहिए। ये किताबी बातें बहुत हो गई, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ऑब्वियसली देखें जी, अगर आपने विशेष साइकिल से निकल के वर्चुअस में आना है तो आपको कुछ इकदाम जो कि प्रैक्टिकल हों वो लोगों को दिखाने पड़ेंगे और लोगों को उसमें बिलीव करना पड़ेगा कि स्टेट हैज मूव्ड इन द राइट डायरेक्शन, गवर्नमेंट हैज मूव्ड, द पॉलिटिशियंस हैव मूव्ड इन द राइट डायरेक्शन और सब एक ही डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, विच इज कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है वो मस्ट है। पर यहाँ पे अरसलान में एक और चीज कहता चलूं, देखिए इन द लॉन्ग रन तो इकोनॉमी की जो प्रोडक्टिविटी है, पैदावारी सलाहियत है, वो आपकी तालीम, सेहत, इन सब इंडिकेटर्स पे है। तो लोगों को खुद भी सोचना पड़ेगा कि जिस रेट पे हम पॉपुलेशन को ग्रो कर रहे हैं, जिस रेट पे हम स्कूल्स नहीं फराहम कर पाएंगे, हमें इन चीजों पे भी लॉन्ग टर्म भी अब गुफ्तगू जो है वो ओपनली करनी चाहिए। ये तो कौम को ही फैसला करना पड़ेगा, ये तो पॉलिटिशियंस या किसी स्टेट ने नहीं करना कि अगर हम 60-70 लाख हर साल नए पाकिस्तानी पैदा करेंगे तो हमारे पास तो ये स्कूल किसी सूरत नहीं होंगे और फिर ये बोझ बढ़ता चला जाएगा। ये लॉन्ग ठीक टर्म हो के गया। भी जो चैलेंजेस हैं उनको भी हमें मद्देनजर रख देखकर आगे चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब और डॉक्टर आयमा मेहदी हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मौशियात, दोनों हजरात से आने वाले दिनों में जो गवर्नमेंट को चैलेंजेस हैं, हालिया चैलेंजेस, इनके सर पे किस तरह से हथौड़ा बन के बरसेंगे, इससे पहले कि गवर्नमेंट खेलें, इन चैलेंजेस का अदराक करें और इस पर काम करें। ब्रेक से वापस आएंगे तो बड़ी अहम मुलाकात करवाएंगे आपके, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। जैसे कि मैंने कहा था, बड़ी स्पेशल और ख़ास मुलाकात करवाएंगे आपकी, और जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, बुनेर की बेटी, उन्होंने अपने आप को ख़ुद करार दिया एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे चैनल पर जो कि पाकिस्तान के लिए वैसे ही बहुत प्रोपेगेंडा करते हैं और यकीनी तौर पर उनकी रिस्पेक्ट पहले बहुत ज़्यादा थी, इसके बाद तो पूरे पाकिस्तान में उनका जिक्र होने लगा और इंटरनेशनल फेम भी हासिल किया। ऐसे यंगस्टर्स अगर असम्बलियों में आएंगे तो यकीनी तौर पर अपने इलाके के मसाइल के साथ साथ पाकिस्तान भर के नौजवानों की नुमाइंदा होंगी वो, और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए और हमें ऐसे लोगों को एक असेंबली में ज़रूर लाना चाहिए ताकि पाकिस्तान में बनने वाले कवानीन में उनका हिस्सा हो, पाकिस्तान में बनने वाली हुकूमत के बड़े बड़े फैसलों में उनका हिस्सा हो। डॉक्टर सवेरा प्रकाश की मैं बात कर रहा हूँ, PK-25 बुनेर से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जीती नहीं लेकिन पूरे पाकिस्तान के दिल लाजमी उन्होंने जीत लिए और पूरे पाकिस्तान में लोग डॉक्टर सवेरा प्रकाश को बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो इलेक्शन लड़ी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। एक तो बहुत मुबारक हो कि आपने बड़ा एक बोल्ड स्टेप लिया, खुसूसी सीट पे जाने की बजाय आप पहली हमारी पाकिस्तान की ये बेटी बनी माइनॉरिटी से जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करने को तरजीह दी और बहुत अच्छा किया। मेरा ख्याल है बड़ी दलेरी का काम किया, लोगों ने भी वहाँ पर बड़ा खुलकर आपका साथ भी दिया, सपोर्ट भी की। टाइम लगता है, हार जीत होती है। जी जी बिल्कुल। अच्छा ये बताएं डॉक्टर साहब, जब कैंपेन शुरू की तो क्या लगा कैंपेन शुरू करने से पहले, और ये कैसे सोचा कि इलेक्शन कंटेस्ट करना है बनिस्बत इसके कि मैं किसी मखसूस सीट पे जाके बैठ जाऊं? एक तो रिजर्व जो सीट होते हैं उन पे मतलब लोग चले जाते हैं, उनका एज सच मतलब एक्सपोजर नहीं होता लोगों के साथ, लोगों को ज़्यादातर पता भी नहीं होता। तो जनरल इलेक्शंस के लिए मतलब मेरा मकसद सिर्फ मतलब एफर्ट करनी थी कि हमारे यहाँ बुनियर से कोई फीमेल कभी कह लो कि पॉलिटिक्स में नहीं गई, कभी मतलब इंटरेस्ट ही नहीं लिया कि एटलीस्ट इस चीज़ को भी मतलब ये गैप भी थोड़ा कम हो जाए कि लोगों को पता चले कि हाँ मतलब औरतें भी जा रही है पॉलिटिक्स में, असेंबली के लिए इलेक्शंस भी लड़ रही है। फिर यंगस्टर्स और वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब ये दोनों चीज़ें माइंड में मेरी थी जब मतलब मैंने जनरल इलेक्शंस का वो डिसाइड किया था। डॉक्टर साहब ये बताएं, जब आपने कैंपेन शुरू की कोई मुश्किलात भी आई कैंपेन में या फिर आपको वेलकम किया गया कैंपेन के टाइम पे? अल्हम्दुलिल्लाह कैंपेन से पहले भी मतलब काफ़ी ज़्यादा वेलकम कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस था। तो कैंपेन के टाइम भी ऐसे ही चलता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इलेक्शंस के बाद भी सेम ही चल रहा है। बहुत ज़्यादा हर जगह से मुझे मतलब प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा इज्जत मिल रही है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पार्टी ने कैसे सपोर्ट किया डॉक्टर साहबा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपने वो प्लेटफॉर्म चुना है, कैसे सपोर्ट किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? ख़ासतौर पे बिलावल भुट्टो के बारे में आपने कहा, चूँकि आप भी बिल्कुल डायनामिक, यंग और एजुकेटेड हैं, इसी तरह बिलावल भुट्टो बाहर से पढ़ के आए, यंग हैं,
तो क्या ये किस तरह से आगे बढ़ा पीपल्स पार्टी के साथ मामला? वो तो स्टार्ट में यहाँ पे हमारे एक सेनेटर आई थी, उन्होंने मतलब मीटिंग की थी वुमेन विंग की, तो उसमें मतलब मुझे उन्होंने थोड़ा-सा वो मेरे फादर को कमेंट दिया था कि मतलब इसमें है पोटेंशियल, ये परस्यू कर सकती है पॉलिटिकल करियर। तो उस चीज़ से वो स्टार्ट हुआ सारा। और फिर बीच में मतलब कैंपेन के टाइम में मतलब लोकल और प्रोविंशियल लेवल पार्टी से मतलब कोई हेल्प एज़ सच नहीं थी। पर ऊपर सेंटर से थी, मतलब मेरे चेयरमैन साहब से मुलाकात भी हुई थी, उन्होंने भी मतलब मुझे कह लें कि एम्पावर भी किया था और मतलब अपने ये इस जर्नी को कंटिन्यू रखने को कहा था। तो ऊपर से मुझे पता था कि मतलब मेरे पास वो है, सिंपैथीज है, सपोर्ट है, पर अनफॉर्चुनेटली लोकल और प्रोविंशियल लेवल की पार्टी मतलब कैबिनेट ने हेल्प नहीं किया। अच्छा ये बताएं डॉक्टर साहब, पख्तून बेल्ट ज़रा डिफरेंट डायनामिक्स हैं पूरे पाकिस्तान से। वहाँ के बतौर फीमेल वहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट करना ये एक खुद में बड़ी हिम्मत और बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो इस हवाले से क्या कुछ रहा, ज़रा ये भी बताएं। वो मतलब फीमेल्स क्यों जनरल इलेक्शन में नहीं आती, मतलब एज इनके लॉजिकल बात है कि हम ज़्यादातर औरतें मतलब घरों तक लिमिटेड होती है ना, तो जनरल इलेक्शंस का वो सोच भी नहीं सकती कि हम मतलब जाएंगे वोट, हमें एज इन कौन देगा, कि हमारे तो किसी से बात नहीं होती, हमको कोई जानता है नहीं। तो ये थोड़ी चीज़ होती है ना, तो ये हमारे पख्तून कल्चर में है कि मतलब औरतें पर्दा और सारा कुछ ना, तो यहाँ पे हाँ ये लाइक मुश्किल था, पर ये अभी मतलब जो ज़माना चल रहा है इसमें ज़रूरी है कि वुमेन एम्पावरमेंट भी की जाए, और हमारा यंग चंग भी बहुत ज़्यादा है, मतलब ये हमारे पास एक गोल्ड माइन है, तो इसको भी एक्सप्लॉइट करना चाहिए। तो मतलब मेरी तरफ से ये एफर्ट थी कि मतलब मैं थोड़े यंगस्टर्स को भी और वुमेन को यहाँ पे भी एग्जाम्पल बन के दिखा दूँ कि मतलब हमें अब आना चाहिए, कि ये अब टाइम की ज़रूरत है। ज़बरदस्त। कितने यंगस्टर्स होंगे आपके साथ खड़े हो गए जिन्हें खुशी हुई होगी कि यार एक एजुकेटेड लड़की और बुनेर की बेटी एक बाहर निकल रही है और हमारे लिए निकल रही है, हमारे मसाइल के हल के लिए निकल रही है। तो कितनी सपोर्ट मिली यूथ से? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा, ना सिर्फ यूथ से, हमारे एल्डर्स से भी, छोटे बच्चों से भी, पर मतलब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे कि मतलब मैं एज अ पुख्तना खड़ी हूँ, कि मैं सारे पश्तूनों के लिए खड़ी हुई हूँ। मतलब हमारे बारे में जो इमेज था वो भी मतलब हमने ख़त्म कर दिया एक साथ ही मिलके, जो मुझे प्यार और यूनिटी लोगों ने दिखाई, तो उसकी वजह से मतलब बहुत चेंजेस आ गई है। तो ये विद इन 1 इनकी भी मतलब काफ़ी चेंज यहाँ पे आ गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। डॉक्टर साहब क्या पार्टी के साथ क्या बात हुई जब इलेक्शन के बाद के रिजल्ट्स आए? क्या बात हुई पार्टी के हेड्स के साथ, या किसी ने कोई रब्ता तो यकीनी तौर पर किया ही होगा? एज सच मुझे आई थिंक कि पता नहीं बताना भी है चाहिए या नहीं, पर मतलब रिजर्व में मेरे ऑलरेडी मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, तो प्रोविंशियल में मेरा नाम है रिजर्व विमेन सीट्स में, पर नेशनल में मेरा नाम नहीं था, प्रोविंशियल में भी मतलब लेट नाम है, काफ़ी मतलब एंड पे है ऑलमोस्ट, तो मुश्किल लग रही असेंबली के हालात, और तो फिर अब अल्लाह खैर करे। चलें, नहीं अच्छी बात है, ये अच्छी चीज़ है। अच्छा ये बताएं, एजुकेशन कितना हेल्प कर रही है? एजुकेशन का कैसे मामला आगे बढ़ा? फैमिली कितनी हेल्प कर रही है या सपोर्ट? मुझे मतलब वो मेरे मन से कहती थी कि मुझे एजुकेशन ही हमारे मसलों का हल लग रहा है, जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो क्राइसिस चल रहा है, ये इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो इन चीज़ों का जो हल है ना वो एजुकेशन है। मतलब हम अगर कंट्री लेवल नहीं, घर के लेवल पे भी देखें तो सेम एजुकेशन अभी मतलब हमें स्किल्ड लेबर प्रोवाइड कर सकती है, हमें मतलब ये ओवरऑल जो ये मैं मतलब सियासत में आई हूँ एज अ डॉक्टर, मैं इसको क्रेडिट देती हूँ एजुकेशन को, कि मतलब मुझे अपने राइट्स का पता चला, मुझे पता चला कि मैंने अपने राइट्स के लिए कैसे लड़ना है, कैसे खड़े होना है, लोगों के लिए कैसे बात, मतलब तो ये मैं सारा क्रेडिट करती हूँ एजुकेशन को। तो मेरा डे वन से एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस था। एजुकेशन मतलब टोटली हमें लाइक बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमारे तो डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, स्पेशली लड़कियों की, और फैमिली से तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी डे वन से ऑब्वियसली सपोर्ट था, उनके बगैर तो मैं ये कुछ ना कर पाती। अच्छा क्या सोचा है अगर असेंबली में आ जाती हैं, हम अगर इसको इस तरह से सपोज कर लें, फ़र्ज़ कर लें आप असेंबली में आ जाती हैं, रिज़र्व सीट पर आ जाती हैं, क्या सोचा है बुनेर के लिए, वहाँ की ख़वातीन लड़कियों के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, उनके दीगर मसाइल के लिए क्या काम और कैसे काम कर सकती हैं?
बात ये है कि मतलब मैंने रियलाइज़ किया है कि जैसे कि ये एजुकेशन एज़ अ हेल्थ केयर वर्कर मतलब हेल्थ पे भी एनवायरनमेंट पे भी यहाँ पे फोकस बहुत कम है लोगों का। तो उसका कैंपेन के दौरान मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे लोगों के पास वो जो बेसिक लाइफ फैसिलिटीज़ है और सर्विसेज है वो लोगों को नहीं मिल रही। इसलिए उनका तवज्जो फिर ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उनकी तरफ नहीं जा रहा। तो स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए पहले मतलब एटलीस्ट ये बेसिक फैसिलिटीज तो लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए लोग फिर खुद ठीक है। ऑफिस अच्छा में डॉक्टर जाए। साहब, चूंकि वक्त कम है, मुझे बताएं इंडिया वाले इंटरव्यू से आपको पता है आपको कितना फेम मिला, अंदाज़ा है इस चीज़ का? और वो तो एक्सप्लॉइट करते हैं इन चीज़ों को। बहुत अच्छे जवाब दिए आपने और पूरे पाकिस्तान में आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट पहले भी थी और बढ़ गई है। अंदाज़ा है आपको इस बात का? स्टार्ट में थोड़ा सा हुआ था बीच में फिर टाइम नहीं हुआ तो बट आपने बताया अब मतलब फिर से वो रिफ्रेश हो गया है। चले, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सवेरा, और हम इसी तरह आपके लिए दुआगो हैं कि आप आगे बढ़ें, असेंबली में आएँ, यूथ के लिए, अपने इलाके के लिए काम करें, ना सिर्फ अपने इलाके, पूरे पाकिस्तान के लिए। और आप जैसे बहादुर पढ़े लिखे लोगों की हमारी असेंबली को इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर सवेरा प्रकाश हमारे साथ मौजूद थी, बुनेर से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, फिर होती है आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिए।